नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम आज को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि हम सभी जो कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं, सोचते ही ये कम हो गया, इसने किस तरीके से भारत के एक असैनिक असरकारी अजीब ढोबाल इस तरीके से व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं क्योंकि वो किसी भी प्रकार की शोहरत से, शोरगुल से दूर चुपचाप भारत की नाम का और भारत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहा और बिना सरकारी नौकरी किए अपने स्तर पर वो मुकाम प्राप्त किया कि अगर हम एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप ये जो बिजनेसमैन है इनको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हर बिजनेसमैन टाटा के अलावा जो है उसके पीछे एक कंट्रोवर्सी है और उसने धन के लिए बहुत से समझौते किए हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन को छोड़कर भारत में पिछले 20 सालों में जो योगदान देने वालों की 10 लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें भी उसका एक नाम आ जाएगा। जी, मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भारतीयों को, ये इसमें कोई दो राय नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो अवार्ड की स्कीम ये भारतीयों को इतना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया। विश्व बैंक का भारत में जो परियोजनाएं हैं उनकी इकोनॉमिक फोरम का ऑब्जर्वर, यानी जो भारत को सहायता मिलती है विश्व बैंक से, वो भारत कैसे खर्च करता है, इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को देने वाला व्यक्ति, यूएनओ का फाइनेंशियल फोरम का एक तरह से एडवाइज़र कह लीजिए आप, या जो भी कह लीजिए पदाधिकारी, वर्ल्ड टेक्सटाइल फोरम का चेयरमैन, जिसने अपने प्रयासों से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा पहुंचाया, जिसने कि चैरिटी के लिए स्वयं टाटा के ग्रुप में भेंट करके अंधेरी में, अंधेरी के आगे क्या ना, कौन सा स्थान मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ओशिवारा में उसके आसपास ज़मीन लेकर के एक चैरिटेबल लायंस क्लब के द्वारा आँखों का और कैंसर के हॉस्पिटल के लिए काम किया, उसकी स्थापना की, और जिसके प्रशंसक अमेरिका के बिल क्लिंटन और तमाम बड़ी पोस्ट वाले और नेल्सन मंडेला की पुत्री, जिनकी प्रशंसक कि अगर आप उनका विजिटिंग कार्ड लेकर उनके पास चले आए तो वो आपको हर संभव सहायता करेंगे, और भी बहुत कुछ लंबे सूची है। लेकिन जिसने अपना जीवन, जिसने टेक्सटाइल में बीटेक किया और नासिर मुंजी से एमबीए किया, और उसने अपना जो संघर्ष, एक साधारण परिवार का बेटा, जिसने कि शुरू में अपने जब मुंबई में रहते थे तो चाय के साथ ब्रेड खा करके लंच किया है, डिनर किया है, धन तो कमाया वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ अनेकों चैरिटी करी, अनेकों काम किए, और जिसको स्वयं जो टेक्सटाइल वर्ल्ड एक समाचार पत्र निकलता है जिसकी 2 लाख रुपए मेंबरशिप है, मतलब वो आम लोगों को नहीं मिलता है, 1 प्रति 10,000 तक की आती है, उसका फाउंडेशन रखी, जिसको स्वयं अंबानी, मुकेश अंबानी ने आशीर्वाद दिया और पहला विज्ञापन दिया। उस शख्सियत की बात मैं करना चाहता हूँ जो कोरोना का शिकार हो गया। जब इस स्तर का आदमी कोरोना का शिकार हो सकता है तो हम और आप क्या हैं। उसकी बात के माध्यम से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ
कि जो तीसरी लहर आ रही है, तीसरा वेरिएंट आ रहा है, ये बहुत ही क्रूर है, बहुत कम संभलने का समय दे रहा है। और बीच में जो केसेस कम हुए हैं, इसका कारण ये था कि सरकार ने विभिन्न प्रकार से एक दूसरों से मिलना जुलना बंद कर दिया। कोरोना मरा नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण, अपने घर में बंद होने के कारण ये फैल नहीं पाया। लेकिन केरला ने जो अपनी नीतियाँ अपनाई, अभी आपने देखा, बकरीद पर पूरी ढील दे दी और आज भारत के आधे से अधिक केस केरला से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत आवश्यक हो तब घर के बाहर निकले और कोविड से बचने के पूरे प्रोटोकॉल कर। चलिए उन व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। जी, उनका नाम है अरविंद कुमार सिन्हा। वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप समाचार पढ़ लें, जो कुछ समाचार पत्रों ने दिया था। पेशे से टेक्सटाइल इंजीनियर, नासिर मुंजी से MBA। उनसे मेरा परिचय 1986 में हुआ, जब मैं भाभा प्रबंधन अनुसंधान केंद्र में आया था 85 में। तो कोई मेरा मुंबई में रिश्तेदार नहीं था, कोई पहचान, लेकिन वो हमारे रिलेशन में थे, तो मैं उनके पास गया था और मैं लगातार मिलता रहा, क्योंकि मतलब हमारे रिलेशन में है और क्लोज रिलेशन में है। लेकिन उनके द्वारा मैंने जो बातें सुनी वो बेहद विस्मयकारी और बहुत ज्ञान प्राप्त किया, और उस स्तर पर शायद ही कोई पहुंच पाता हो। क्योंकि मैंने आपको जो ये सुनाया, एक किस्सा उन्होंने बताया, ऐसी बात हुई, मैं BRC में किसी कारण से नाराज़ होकर थोड़ा सा गया था, वहाँ पर मूड अपसेट था, बीबी मैके गई हुई थी, ऐसे ही गया। तो मैंने कहा सिन्हा साहब, तो उन्होंने हमको समझाया, देखो क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने एग्जाम्पल बताया, उस समय वो संघर्ष में थे, अपने ऑफिस में लोकल ट्रेन से जाया करते, फास्ट लोकल पकड़ते थे। बोलते मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ा फास्ट लोकल में। अच्छा, वो वार्सोवा बीच में रहते हैं, उनकी फैमिली भी रहती है और रहते थे वो। तो वार्सोवा बीच में उन्होंने उस समय पर वो जो फ्लैट लिया था, छोटा सा 2 BHK, वो 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के रेट से लिया था, आप सोच लीजिए। और वाशी में उस समय 300 का रेट था, 350 का रेट था, मतलब उस टाइम पे। तो संघर्ष के दिन थे। तो कहने लगे मैं फर्स्ट क्लास में चढ़ा जब लोकल में, तो एक मेरी अटैची किसी अन्य व्यक्ति को लग गई चढ़ने में। तो वो आदमी बहुत गुस्से में आया, मुझे माँ बहन करना, भयंकर गाली देने लगा। तो मैंने कहा आपने जवाब नहीं दिया। बोले जवाब क्या दिया? मैं चुप्पे से बिना प्रतिकार किए हुए पीछे आके खड़ा हो गया। वो गालियाँ बकता रहा। बाद में लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा वो किसको गाली बक रहा है। तो बोले उसको लोग शायद पागल समझते हो, क्योंकि मालूम नहीं किसको गाली दे रहा है, कोई प्रतिकार कर ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला आपको प्रतिकार करना चाहिए था। अच्छा, हम भी जवान थे, वो भी यंग थे, हम थे केवल 4-5 साल बड़े। तो बोले देखो, अगर मैं उसको जवाब देता, विवाद बढ़ता, मैं अपने ऑफिस में जाता, कर्मचारियों को डांटता, फिर प्रतिकार होता, फिर मेरा मूड अपसेट होता, फिर मैं शाम को घर आता, उसके बाद में अपनी पत्नी पर चिल्लाता, अपने बच्चे को पीटता, सभी कुछ करता, तो पूरा दिन मेरा खराब होता। एक क्षण के क्रोध के कारण मेरा पूरा दिन खराब हो सकता, तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं दंग रह गया, एक दार्शनिक की बात। और उन्होंने बोला कि देखो, मैं किसी को बिना कंसल्टेंसी की फीस लिए अपनी गुस्सा भी नहीं देता। ये इस तरह की बेटे। एक किस्सा उन्होंने और बताया था कि जब किस तरीके से वश में व्यापार होता है, बाद में थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी, तो ऐसी बात हुई थी। तो मुकेश अंबानी की बात चल रही थी, अनिल अंबानी की बात चल रही थी। तो कहने लगे देखो, जो IT जो इंडस्ट्री इस समय जब आरंभ हुई थी, 2000 के आसपास की बात है, तो कहने लगे कि अगर तुम्हें दुनिया में सक्सेस होना है तो तुम्हारे पास सूचना तंत्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। विश्व में अगर कोई भी बड़ी इकोनॉमिक घटना घटती है तो अंबानी को 15 मिनट में मालूम पड़ जाती है, एक आधे घंटे में मालूम पड़ जाती है। अगर वो इससे अधिक लेट हो जाएंगे तो उनकी बिजनेस को नुकसान होगा और वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मैंने बोला ऐसे कैसे? तो उन्होंने किस्सा बताया कि देखो, हमको हमारे पास एक केंद्रीय मतलब एक मंत्री का फ़ोन आया शुगर के ऊपर खरीदने के लिए, खाद के लिए, और हमको वहाँ से एक रात को उनका एक ग्रुप था, वो ग्रुप बना रखा था पूरे देश विश्व भर के, करीब उस समय 15,000 इंजीनियर का ग्रुप था। तो वर्ल्ड में कहीं भी कुछ इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो तो वो उसमें डाल देते थे, तो वो बिजनेस डील हो जाती थी, इनको अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो था मिल जाया करता था।
तो उन्होंने बताया कि मैंने नेट पर मैंने देखा एक जगह पर कि किसी को शुगर चाहिए थी, एक पूरा कंटेनर जो शिप का होता है ना, उसमें कुछ कई कई मतलब कई लाख टन कुछ थी। तो बोले वो हमको सप्लाई चाहिए। तो बोले मैं रात को 8 बजे बैठा सर्च करता रहा, सुबह 2 बजे मुझे एक शिप से संपर्क हुआ जो कि उस समय ऑस्ट्रेलिया जा रहा था शक्कर लेकर के, चीनी लेकर के। तो बोले मैंने रातों रात उसके मालिक से बात करी और मैंने उनको 1 पैसा 2 पैसा मतलब कुछ पैसा अधिक दे करके वो शक्कर का कंटेनर इराक में भिजवा दिया। तो ये एक उसने स्ट्रेटजी बताई बिजनेस की किस तरह से का। और इसके अलावा और भी, अच्छा एक जगह उनको जाना था मिलने के लिए, इनसे टाटा ग्रुप के जो चैरिटी चेयरमैन थे क्या समथिंग, वो जानते बहुत सिंपल वस्त्र पहन के गए, वो अपना पुराना सूट वूट सब पहन के निकले घर पे। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे जा रहे हो, मिलने के लिए बिल्कुल भिखारी बन के जा रहे हो। बोले देखो बिजनेस में हमेशा तुम याद रखो, जिस व्यक्ति से तुम कुछ लेने जा रहे हो तुमको उससे अच्छा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे अधिक टिप टाप दिखोगे तो उसके मन में ये ख्याल आ सकता है कि ये व्यक्ति तो जो हमसे इतनी बात कर रहा है इसके पास खुद ही इतना है, ये काम क्या करेगा, और हम चैरिटी के लिए जा रहे हैं तो उन पर हम पे शक होगा। क्योंकि उनको तो फिर उन्होंने किस्सा बताया कि ये ओशीवारा में कुछ अंधेरी वेस्ट में ओशीवारा कहीं पर कुछ टाटा का कुछ आई हॉस्पिटल वाला कुछ बहुत बड़ा बना है, तो उसमें वो प्रोजेक्ट में थे वो लायंस क्लब की तरफ से। तो उनसे मेरी जब बात हुई तो कहने लगे कि बात हुई ऑनेस्टी की, तो बोले भाई हमारे वहाँ तो क्योंकि वो टाटा का फंडिंग है, तो एक उस समय के मंत्री का फोन आया कि हम आपको हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम आपको ज़मीन ऐसे ही दिला देते क्योंकि आप आई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं। तो बोले टाटा ने बोला हम किसी को 1 पैसा रिश्वत देंगे, हम मार्केट रेट से खरीदेंगे। उन्होंने मार्केट रेट से ज़मीन की, और टाटा ने उसमें जो निर्माण कार्य में ये मुख्य मतलब एक तरह से सर्वा थे, ऑब्जर्वर टाइप थे, तो कंसल्टेंट ऑब्जर्वर टाइप थे, मतलब निःशुल्क कोई चैरिटी करनी थी उसमें। तो बोल रहे थे कि टाटा ने बोल रखा था कि कोई भी सरकारी अधिकारी आता है 500 रुपये से ऊपर खर्च नहीं होनी चाहिए, 500 रुपये में खाना पीना सब करो। ऐसे ऐसे किस्से बताते थे। टाटा सन्स का जो चेयरमैन थे बोल रहे थे मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो बात हुई तो उन्होंने बताया, उनको चेक वेक दिया, फिर उन्होंने चाय मंगाई और कुछ बिस्किट मंगाए चाय पीने में। फिर बाद में वो बॉय आया, बोला ये चाय का पैसा मेरे खाते में डालना, कंपनी खाते में नहीं, कंपनी पर इतना पैसा नहीं किसी की चाय पिलाओ। तो ऐसे ईमानदार लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति एक अलग ही तरह की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। नेल्सन मंडेला की बात चल रही थी तो बताया कि वो अफ्रीका जा रहे थे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका कहीं पर गए थे कुछ, तो बोल रहे थे कि हम निकले तो रास्ते में एक कार ख़राब हो गई थी, एक गाड़ी थी टैक्सी में किसी, तो उसकी वो स्टेपनी ख़राब थी। तो बोले हमने अपनी गाड़ी रोकी जो हमको वहाँ दी गई थी, उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि स्टेपनी ख़राब है। तो बोले ऐसा करो, अपना नंबर दिए, ये स्टेपनी मेरी ले लो, लगा लो अपने में, जाओ बाद में भिजवा देना, हम एडजस्ट कर लेंगे। और उन्हें अपनी स्टेप, अच्छा वहाँ पर कोई किसी की सहायता नहीं करता है, सब निकलते रहते हैं मतलब जाने, तो उसमें उन्होंने दिया। बाद में उन्होंने अपना कार्ड दे दिया। फिर बाद में इनके एड्रेस पर वहाँ का जो कार्ड आया और जो थैंक्स लेटर आया, उसको ये मालूम पड़ा कि वो नेल्सन मंडेला की बेटी थी, और उसने इनको अपने घर बुलाया और उसके सबसे परिचय कराया बहुत अच्छी तरीके से, और इस तरीके से काम करते थे। अपने दिनों में उन्होंने एक किस्सा और बहुत अच्छा बताया, बोले कि गल्फ कंट्रीज़ वगैरह में हम कंसल्टेंसी वगैरह करते थे, जो एक बंद कंपनी को उन्होंने अपनी बात किया। ये बातें किसी को मैं बताता नहीं उनके सामने, अब बता रहा हूँ। तो बोले उस बंद कंपनी में क्या था, वो स्ट्राइक इसलिए हो गई थी कि वहाँ पर एक कर्मचारी बहुत हरकत करता था, तो मैनेजमेंट ने उसके जो है झापड़ मार दिया। ये बोले हाँ मैं कंसल्टेंट था, मुझसे उसने कुछ उलझा तो उन्होंने उसको झापड़ मार दिया, या मैनेजमेंट झापड़ मार दिया, ऐसे को झापड़ मार के साथ, तो स्ट्राइक हो गई, सब लोग चले गए। तो इन्होंने उसको निकाल दिया, हाँ ये कंसल्टेंट, इन्होंने उसको निकाल दिया। अब निकाल दिया तो बोल रहे थे साहब वो आदमी किसी डान का रिश्तेदार था, मेरे पास सूचना ही मुझे उनसे मिलना है। तो लोग कह लग रहे यार वो तो देखते ही शूट कर देता है, बड़ा छूटा रही है, इस तरह की बातें। नाम उन्होंने मुझे नहीं बताया था। बोले मैं उनके सामने गया मैं निर्भीक भाव से, बोला आप जानते हैं ये किसका आदमी है, आपने इसको निकाला, इसको ये किया वो किया। तो उन्होंने बोला देखिए
कंपनी चलती है, आपको प्रॉफिट देते हैं, कंपनी नहीं चलेगी तो आपको कैसे देंगे बताइए आप। इसकी हरकतों से कंपनी के कार में व्यवधान आ रहा था, तो बोले तो उस डॉन ने उस आदमी को बुलाया और 2 झापड़ मारे, बोले इनकी बात मार, और बाद में वो इनका बहुत अच्छा प्रशंसक हो गया। अपनी कार प्रणाली से दूसरों को प्रशंसक बना लेते थे। और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उनका जो नाम आया तो उन्होंने सबसे अधिक, अभी उनके पास जो लायंस क्लब के जो ये होते हैं, लगाते हैं बैचेस या फ्लैग, जो कुछ भी कहते हैं मेटल के, वो सबसे अधिक इनके पास होने का रिकॉर्ड है। इनका नाम ऐड नहीं हो रहा था, इनका बेटा अमेरिका वो यूके जा करके बड़ी मुश्किल से उसने नाम ऐड करवाया। अभी वो बाद में उन्होंने बताया उनका सब 1 लाख के आसपास वो हो गए, जबकि उनको केवल 18,000 रुपये ही नोबेल प्राइज़ मिल गया, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का रिकॉर्ड मिल गया, क्योंकि उसके पहले जो व्यक्ति था वो रिकॉर्ड को 7,000 फॉरेन लोगों का नाम उसमें देखेंगे आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मैं लिंक दे रहा हूँ। तो उसमें उसके लिए लायंस क्लब की पिन का जो रिकॉर्ड था वो कुछ 7-8 हज़ार का था, इनको 18,000 थे पहली बार में। बाद में अभी पिछली बार जब मैं मिला था 2019 के आरंभ में, तो उन्होंने बताया मेरे पास 1 लाख से ऊपर हो गए, मुझे दुनिया भर से बहुत लोग इस गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आने के बाद भेजा करते हैं। तो इतनी ऊंचाई प्राप्त करी और धन तो उन्होंने कमाया, लेकिन किस्मत की बात, ऐसे ही परिवार को कोरोना हो गया, पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पत्नी सुरक्षित हो गई और अरविंद कुमार सिन्हा साहब ईश्वर के पास चले गए, शायद उनको भी कोई कंसल्टेंसी की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ये है इसके माध्यम से कि आप कोरोना में कोई भी कोताही ना बरतें, सरकारी प्रोटोकॉल का फ़ायदा करें, और बाकी तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन जानबूझ करके आप किसी तलवार के आगे जैसे कि जाना किसी मृत्यु के द्वार पर जाने का प्रयास ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।